दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। बात करेंगे राजनीति की। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं केंद्र की सरकार को बताता हूं कि आपकी नीति और नीयत में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा कि जब भी मैं भाषण देता हूं, एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों कहा कि 2024 के चुनाव में आपको पता चलेगा। हरियाणा वालों को उन्होंने धन्यवाद दिया। ये सब बातें क्यों हो रही है। 2024 में नया प्रधानमंत्री मिलेगा, ऐसा सत्यपाल मलिक क्यों कह रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको सत्य पता चलेगा सत्यपाल मलिक क्या कह रहे हैं और क्या उनके विचार हैं, क्योंकि उन्होंने राज्यपाल रहते हुए बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। वीडियो को अंत तक देखें, सत्यपाल मलिक क्या कह रहे हैं। जो यहाँ बोलने की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की अक्ल नहीं है और उसकी वजह यह है कि मैं किसी न किसी भाषण में ऐसी कोई गड़बड़ी कर देता हूँ कि जो कंट्रोवर्सी हो जाती है। भाषण करने के फौरन बाद मुझे फिक्र रहती है कि कहीं दिल्ली से कोई फ़ोन तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने उसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। मुझे जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुम कश्मीर, जब बुलाया उन्होंने मुझे, कहा कि कल जाके ओथ ले लो, कोई वजह थी जिस वजह से अगले ही दिन सुबह, मैं तो कपड़े भी नहीं लाया था पटना से, तो मैंने पूछा कि मैं तो बहुत आराम से हूँ बिहार में, आप मुझको क्यों भेज रहे हो। कहने तुम्हें पता नहीं है, किसी को भी भेजूंगा अपने सिस्टम के आदमी को तो हुर्रियत बगावत कर देगी। तुम चरण सिंह जी के साथ रहे हो, तुम वीपी सिंह के साथ रहे हो, तुम अलीगढ़ से एमपी रहे हो, तो तुम्हारी स्वीकार्यता है। तुम नमस्ते भी कर सकते हो और तुम आदावड़ जी भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंडेट क्या है, क्या क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि कोई राजनीति नहीं करनी, दो काम करने हैं। एक तो ये करना है कि आउटरीच करना है, लोगों के बीच में जाना है, और डेवलपमेंट करना है। आउटरीच मैंने जिस हिसाब से किया, आज मैं सेफली कह सकता हूं कि जब 377 हटाने की बात आई और मैंने अपने चीफ सेक्रेटरी को बताया शाम को कि कल 370 हटना है, तो उसने कहा कि साहब 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों। ने कहा कि यहाँ तो फारूक अब्दुल्ला के इलेक्शन के दिन 10 आदमी मरते हैं, यहाँ तो बुरहान वानी के मरने पे 120 आदमी मरते हैं, लोग चढ़ जाएंगे राजभवन में और मैं तो अपना सामान लेके यहीं आ रहा हूं। मैंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैंने 5 महीने यही किया है कि इन लोगों की भावनाओं को समझ के इनको ये समझाने की कोशिश की है कि 250 लड़के लेके दुनिया की 2 नंबर की फौज से लड़के तुम कुछ नहीं ले सकते हो। जो मिलना है वो बातचीत से मिलना है। लिहाजा इनमें एक सेंस ऑफ फैटीग मैंने पैदा कर दी है कि लड़ना निरर्थक है, और मैं श्योर हूं एक भी आदमी सड़क पे नहीं आएगा। और आप आश्चर्य करेंगे, 3-3 बार के चीफ मिनिस्टर जेल चले गए, कोई उनके छुड़ाने के लिए नारा लगाने नहीं आया। फिर वो डरे हुए थे कि मुझे बोले कि आपकी सिक्योरिटी से कश्मीर पुलिस को हटा के सीआरपी बीएसएफ कर दें। मैंने कहा अगर कश्मीर पुलिस मुझे मारेगी तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मेरी कोई कश्मीर पुलिस मत हटाओ। चूंकि मैंने जाते ही उनकी शहादत का जो उनको रुपया मिलता था वो दुगना कर दिया था, उनका हार्डशिप अलाउंस बढ़ा दिया था, और उनका एक शहीद हुआ था इंस्पेक्टर, उसके घर पे देश के होम मिनिस्टर को लेके गया था और उनके हाथ से उसके भाई को तत्काल नौकरी दिलवाई थी। तो मैंने कहा मैंने इनमें काम कर रखा है और मैं निश्चिंत हूं कि ये देश के साथ रहेंगे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ईद का महीना था, 370 हट चुकी थी, बहुत घबराहट थी क्या होगा। एक भी कश्मीर पुलिस के सिपाही ने ईद के लिए छुट्टी नहीं मांगी, सब लाइन में रहे और वहीं पे ईद मनाई। और मैं
इसके लिए उनकी तारीफ करता हूं, अपनी नहीं उनकी करता हूं कि उन्होंने देश के साथ खड़े रहने का जज्बा दिखाया। और आज भी कश्मीर में एक सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना, एक जहां भी दुनिया में ये बगावतें हुई हैं या इंसर्जेंसी हुई है, वहां एक सेंस ऑफ फैटीग आती है, थक जाते हैं लोग, यार छोड़ो कुछ नहीं होना है। उस तरह की चीज पैदा हो गई है और उसका अब हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर उसका इस्तेमाल करके हमने डेवलपमेंट किया कश्मीर का, यहाँ बहुत मंत्री रोज बयान दे देते हैं कि हम पीओके लेंगे, उनको ये पता नहीं है कि पीओके लेने के क्या क्या नतीजे हैं। पीओके में चीन का भी इंटरेस्ट है, उसकी सड़क है। पीओके लड़ाई से नहीं लिया जाएगा। मेरे पास मैंने बोला प्रेस में और कहा और आज भी कह रहा हूं कि पीओके लेने का एक ही तरीका है कि कश्मीर की इतनी तरक्की करो कि पीओके के लोग ये कहने लगे हम इनके साथ जाएंगे। और ये नामुमकिन काम नहीं है, मैंने इसको करके देखा। मैंने आउटरीच के नाम पे अपने सारे जो एडवाइजर्स थे उनको कह दिया कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ शिकायतें सुनोगे। सब डीएम्स को कह दिया हफ्ते में एक दिन सिर्फ शिकायतें सुनोगे। सारे आईएएस लोगों को कहा कि 3 दिन गांव में जाओ, वहीं रहो। और एक मीटिंग तो ऐसी होती है जिसका फोटो है मेरे पास, जिसमें बुरहान वानी का बाप अध्यक्षता कर रहा है और वो जो दूसरा था एक बहुत मशहूर जो अभी मरा था, उसका बाप भी वहां मौजूद है। और उन्होंने कहा कि ये अफसर हमें मिलते नहीं थे श्रीनगर में, इनको हमारे घर पे भेज दिया, इससे अच्छी क्या बात है। लोगों ने ढोल बजा बजा के उनका, और मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो ये रंधावा जी बैठे हैं यहाँ, ये खड़े होकर मना कर सकते हैं कि ये गलत कहा है। तो वहां ऐसा माहौल बना, मेरे करने से नहीं बना, करता तो ऊपर वाला है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने नुस्खा दिया था आउटरीच का, आउटरीच की ये स्थिति थी, मेरा फोन 24 घंटे खुला रहता था, फोन में खुद अटेंड करता था और सिर्फ व्हाट्सएप पे एक्शन होता था। एक लड़के का व्हाट्सएप आ गया, उसने कहा मैं और मेरी बहन बोर्ड का इम्तिहान दे रहे हैं लेकिन मेरे घर में बिजली नहीं है, बिजली की लाइन 1.5 किलोमीटर दूर है। अगले दिन मैंने उसके यहाँ जनरेटर भेजा और इंजीनियर को बुला के कहा, उसने वायरल कर दिया सारी स्टेट में कि मेरे व्हाट्सएप पे जनरेटर आ गया। लेकिन मैंने कहा बेटे जनरेटर इलाज नहीं है। इंजीनियर को मैंने कहा कि तुम 15 दिन में 1.5 किलोमीटर लाइन खींचनी थी, लाइन खींच के इसकी टपरी, झोपड़ी में था वो बच्चा, उसके घर तक बिजली का कनेक्शन गया। और सारे कश्मीर में ये हो गया कि हमारी सुनवाई होती है, हमारी बात सुनी जाती है। मैं थोड़ा ज्यादा, लेकिन ये जरूरी रोज कोई मौका मिलता नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं जब गया था तो एक दिन मुझे जो मेरा सहायक है ये वीरेंद्र राणा, इसने बताया कि साहब 20-25 लड़के लड़कियां बाहर बहुत शोर मचा रहे हैं, मैं कहा बुला लो उनको। मैं 2:30 बजे रात तक भी मिलता था, बिना अपॉइंटमेंट मिलता था। तो उन्होंने आके बताया कि हम ये हमारी मेरिट लिस्ट है, हम पास हुए हैं, हम इंटरव्यू में पास हुए हैं। लेकिन जब अपॉइंटमेंट का वक्त आया तब महबूबा मुफ्ती ने अपने लोगों को, अपने एमएलएस की लिस्ट लेकर उनको लगा दिया, हम आज तक नहीं लगे हैं। मैंने चेयरमैन बैंक को बुलवाया, चूंकि बैंक में 60% हमारा हिस्सा था। मैं कहा तुम्हें मैं जेल भेज दूंगा अगर ये लड़के नहीं लगाए। उसने कहा कि साहब कैसे लगाऊं, ये 15-20 नहीं है, ये 582 बच्चे हैं। आप हैरत करोगे कि किसी स्टेट में 582 बच्चे पास हुए, इंटरव्यू में पास हुए, सड़क पे हों और नेताओं के बच्चे उन पदों पे बैठे हों, ऐसा कहीं अन्याय नहीं। मैंने कहा 582 लगाने पड़ेंगे। तो उसने कहा कि आप फाइनेंस सेक्रेटरी को कह दें, वो हमारे बोर्ड में होते हैं, वो प्रस्ताव ले आए, हम पास कर देंगे। 3 दिन में उनका प्रस्ताव पास हो गया और मैंने उसकी घोषणा करके जब मैं हॉल से निकला तो बाहर 100-150 बच्चे गुलदस्ते लिए खड़े थे। मैं भूलता नहीं, एक छोटी सी बच्ची थी, वो मुझे गुलदस्ता देते हुए रोने लगी। मैं क्या हो गया तुम्हारी तो ईद हो गई, आज रो क्यों रही हो? कि नहीं मैं इसलिए रो रही हूं कि आज मुझे लगा कि अल्लाह है और अल्लाह ने आपको हमारे लिए भेजा। और आगे जो उसने कहा वो बहुत पेनफुल चीज थी। उसने कहा मेरी तो सगाई टूट रही थी अगर ये नौकरी नहीं होती। तो मेरा उससे मैंने उससे वादा ले लिया था कि जब शादी होगी मुझे जरूर बुलाना, मैं आऊंगा। और मैं अभी भी बुलाएगी। छोटी सी बच्ची थी वो। खैर एनीवे, उस बैंक की मैंने जांच बिठा दी, वो जेल जाने वाले हैं सब अफसर। 3-4 घपलों की जांच बिठा के आया हूं, जिनमें एक मिनिस्टर का लड़का जेल चला गया, एक मिनिस्टर के खिलाफ चार्जशीट हो गई है।
और एक बात आपको बता दूं, चूंकि मैं 1.5 कमरे के मकान में रहता था जब गवर्नर हुआ, लोग जब मुझे मिलने आते थे तो सोचते थे क्या चीज़ है यार, ये यहाँ पर 1.5 कमरे के मकान में पड़ा है। उन्हें मैं कहना चाहता हूँ, रुपए पैसे से कोई हैसियत नहीं होती, हैसियत आपके कैरेक्टर से होती है। 2 बड़े डील हो रहे थे उस वक्त जिनमें 150 करोड़ रुपए की रिश्वत थी, और उसमें ऐसे लोग पैसा ले रहे थे जो प्रधानमंत्री तक जिनकी पहुंच थी। मैंने दोनों कैंसिल किए। मुझे भी कहा गया कि जी छोड़ो इनको, हम आपको दे देंगे। मैं कहा मैं तो फकीर हूं, मेरे पे 6 कुर्ते पजामे, मुझे नहीं चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी को आके बताया कि साहब ये लोग हैं, ये आपका नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा इनको जेल और भेजो, जांच भी बिठाई उस पर मैंने। और उन्होंने कहा कि करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो 3-4 करप्शन के मामलों में जांच बिठा के आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि 3-4 मिनिस्टर, उनके सहायक, बैंक के चेयरमैन, ये सब लोग जेल जाने वाले हैं। एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, वहां जितना करप्शन दुनिया में नहीं है, सारे देश में 5% मांगते हैं कमीशन, वहां 15% मांगते हैं। अमरनाथ की यात्रा पे, अमरनाथ की पहली पूजा गवर्नर करता है। जब मैं गया तो 1000 बच्चे थे जो टट्टू लेके आए हुए थे। स्वामी जी एक के बदन पे भी स्वेटर नहीं था। और इनकी अय्याशियां, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी स्कूल टीचर थे, लेकिन आज उसके पास 3 एकड़ का मकान श्रीनगर में है, दिल्ली में है, दुबई में है, लंदन में है, फ्रांस में है। और कश्मीर का कोई बिजनेस हो, कालीन से लेके होटल तक, सब में उसकी हिस्सेदारी है। यहां से इतना रुपया कश्मीर में गया है जिसको सब नेताओं ने खाया है, जनता के पास वो रुपया पहुंचा ही नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी ने एक बहादुरी का काम किया, लाल किले से घोषणा कर दी कि मैं सरपंचों के चुनाव कराऊंगा। रुपया सरपंचों के खाते में सीधे पहुंचेगा। अब उन्होंने तो कह दिया चुनाव तो मुझे कराने थे। अब वहां जब मैंने देखा कि कैसे होंगे, हुर्रियत ने कहा हम बायकाट करेंगे, फारूक ने कहा हम बायकाट करेंगे, महबूबा ने कहा हम बायकाट करेंगे। मैं दोनों के घर प्रोटोकॉल तोड़ के खुशामद करने गया कि नहीं, ये चुनाव हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लोगों के लिए, उन्हीं को डेवलपमेंट होना पैसा। लेकिन पाकिस्तान का प्रेशर था, नहीं माने। और टेररिस्ट ने कहा कि हम जो भी सरपंची का पर्चा दाखिल करके निकलेगा उसी को गोली मार देंगे। ईश्वर ने ऐसी इज्जत रखी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना बढ़िया अलाइनमेंट था कि 4000 लोग चुने गए, एक चिड़िया की कैजुअलिटी नहीं हुई, सारे लोग उसमें चुने गए। फिर लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें फारूक अब्दुल्ला के चुनाव में श्रीनगर में 9 लोग मर गए थे, एक आदमी की कैजुअलिटी नहीं हुई। भगवान ने सब अच्छे से उतारा और हमारे प्रधानमंत्री का यश बढ़ा। वो जो सलाउद्दीन है, कश्मीर का जो पार रहता है पाकिस्तान में, उसने कहा कश्मीर के टेररिस्ट से कि भाई मेरी नाक कटवा दी, मेरी कोई सलाम नहीं ले रहा है पाकिस्तान में, तुमने इतना बड़ा चुनाव हो गया और कोई आदमी नहीं मारा है। तो खैर वो तो जो हुआ सो हुआ। अब मैं कुल मिला के कहना चाहता हूं कि 377 हट सकता है, ये मैं भी नहीं सोचता था। और मैं भी ये सोचता था कि पता नहीं कितना बड़ा उपद्रव होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज वो इतिहास हो गया, हट गया। हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का यश बढ़ गया। हमारे होम मिनिस्टर ने, जिस राज्यसभा में हमारी मेजॉरिटी भी नहीं थी, उसमें भी उसको 2/3 से पास करा दिया। और आज वहाँ सब कुछ अमनो अमान है, लोग खुश हैं। मैं इस बात को यहीं ख़त्म करके आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो आज का कार्यक्रम है, जाट एक ऐसी जाति है, मैंने दुबई में देखा कि 50 डिग्री पे भी वहाँ ट्रक चलाता हुआ या तो कोई पठान मिलेगा, या सरदार मिलेगा, या कोई राजस्थान का आदमी मिलेगा। दुनिया की कठिन से कठिन परिस्थिति में ये लोग रहना और जीना जानते हैं। पूरी दुनिया में मैं नहीं जानता कहीं 3-3 साल तक अकाल पड़ता हो। यहाँ तो साधारण बात थी, राजस्थान में खास तौर से, शेखावाटी में भी, परली तरफ भी,
जोधपुर सेक्टर में भी 3-3, 4-4 साल तक अकाल होता था और लड़ते झगड़ते जिंदा रहते थे। रजवाड़ों का इतना अत्याचार था कि मैं अभी सवेरे एक किताब पढ़ रहा था, चौधरी रामदान जी के बारे में थी, वो एक लक्ष्मण गोदारा करके होता है, उसकी सारी फसल लूटने आ गए वहां के सामंत पुलिस को लेके, और कलेक्टर खुद आया उसका सामान उठाने के लिए, और उस कलेक्टर ने जब उसको धक्का दे दिया लक्ष्मण गोदारा को, तो लक्ष्मण गोदारा की पत्नी ने मूसल उठा के कलेक्टर के मार दिया, दरोगा का हाथ तोड़ दिया। उनपे 307 के मुकदमे हो गए, और इतना गरीब आदमी था कि रात को खाना बांध के उसकी वाइफ पीछे बच्चे को बांध के पैदल जोधपुर जाते थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से उसमें बलदेव जी, मृधा नाथुराम जी, गंगाराम जी खुद वकील थे, इन्होंने मदद की और वो छूट गए। तो ऐसे अनेकों किस्से हैं जहां जाती हुई इन्होंने संघर्ष किए। अभी मैं गया था बेंगलोर, वहां शेखावाटी के और जोधपुर मारवाड़ के बहुत चौधरी लोग गए हुए हैं। अपना घर कोई ऐसे ही नहीं छोड़ता है, कठिनाई में होंगे तो गए होंगे, लेकिन उन्होंने वहां जाके अपने भाग्य का निर्माण किया, और आज उन्होंने तेजा जी के नाम पे बड़ा भव्य मंदिर बनाया है। मैं उनके कार्यक्रम में गया था। और एक और अच्छी सूचना आपको देना चाहता हूं कि सारे उसी लिबास में थे जिसमें मरुधरा के लोग रहते हैं, और खास तौर से औरतें, सब वही लाल रंग के कपड़े, वही बोरला, वही अपना पहनावा, किसी ने नहीं छोड़ा। ऐसे के ऐसे हैं, मैंने उन्हें बड़ी बधाई दी। हमारे जो फौज के लोग हैं, खासतौर से शेखावाटी में, तो गांव गांव में, हरि सिंह जी जानते हैं कि हर गांव के बाहर एक शहीद की प्रतिमा होती है, हर गांव में अंदर एक वीरांगना बच्चे को पाल रही होती है। तो मैं बहुत लोगों को कहता हूं कि क्यों धक्के खाते हो हरिद्वार में, तीर्थ तो ये हैं शेखावाटी के वो गांव जहां हर गांव से कोई ना कोई शहीद है। बच्चा शहीद होता है, जिस दिन उसका दाह संस्कार होता है उस दिन वो टीवी वाला पहुंच जाता है, उसके बाप के मुंह के ही अड़ा देता है, आपको कैसा लग रहा है? लेकिन उस बाप को मैं शानदार मानता हूं, वो जवाब में कहता है छोटे को भी भेजूंगा। ये हमारा कैरेक्टर है। मैंने जाते ही पहले विजिट किया, सब जो बॉर्डर पे हमारे लोग लगे हुए थे उनको भी, और जो श्रीनगर में भी लगे हुए थे उनको मैंने कहा कि दो चीजें आप साफ कर लो, कि गोली आए तो उसका जवाब गोली से नहीं देना, गोले से देना है। और पहली बार कश्मीर के इतिहास में, पहली बार पाकिस्तान की गोलियों के जवाब में बोफर्स चली है, और जिस दिन बोफर्स चलती थी उसके दूसरे दिन वो समझौते की बात करने लगते थे। दूसरे मैंने ये कहा कि ये जो पत्थरबाज हैं उनकी मैं तरकीब जानता था, उनको कैसे ठीक करना है। श्रीनगर में 250 लोग थे जो इन पत्थरबाजों को पैसे देते थे, पनाह देते थे। मैंने सब उठवा लिए, वो पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो गई। और पत्थरबाजी इस तरह की होती थी कि हमारे सिपाही को पीटते हुए चले जाते थे, और सिपाही बेचारा पिटता हुआ चला जाता था। मैंने कहा खबरदार, अगर कोई पत्थर मारे तो पलट के गोली मार देना, मैं देखूंगा, तुम पे कोई मुकदमा नहीं होगा। ये रंधावा जी को मैं बधाई दूंगा, इन्होंने इसीलिए महबूबा की सरकार तोड़ी थी चूंकि उसने उस गोगोई के ऊपर मुकदमा चलाने की बात की थी जिसने वो पत्थरबाज बांध रखे थे। तो इतना हौसला हमारे लोगों का बढ़ा हुआ था और बढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान इस तरफ देख भी नहीं सकता है। और टेररिस्ट तो 250 हैं, अगर फौज तय कर ले तो 1 हफ्ते का काम है। मैंने समझाया भी बहुत, मैंने एक पब्लिकली स्टेटमेंट दिया खतरा उठा के कि मैं इनको कह रहा हूं कि तुम हथियार रख के चले आओ, राजभवन में खाना खाओ और मुझे समझा दो कि कैसे तुम सुपर पावर से कुछ ले लोगे। अब मुझे वहां, मैं एक काम और किया था, मैं ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता था मैं, क्योंकि वो कभी सही राय नहीं देते थे, ना दिल्ली को ना मुझको। मैं यूनिवर्सिटी में मैंने उन लड़कों का पता कराया जो राष्ट्रीय गान पे खड़े होते थे। मैं समझ गया ये देश के साथ है। उनमें लगभग 200 लड़कों को मैं बुलाता रहता था, चाय पीता रहता था। उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम ना तो हिंदुस्तान के साथ हैं, ना पाकिस्तान के साथ हैं,
ना हुर्रियत के साथ हैं, ना महबूबा के साथ हैं, ना उमर के साथ हैं। हम नाराज जरूर हैं। मैं कहा नाराज तो फिर क्या करोगे? कहने ले अब तो मौलवी हमको एक ही बात बता रहे हैं कि जिहाद करो, मरो और जन्नत चले जाओ। मैंने कहा क्या तुम बेवकूफ़ी का। मैंने पब्लिक स्टेटमेंट किया कि ये जो जन्नत के लिए लड़के मर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। ये तुम्हारा धार्मिक अकीदा है, मैं उसे छेड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बिना मरे 2 जन्नत दे रहा हूं, तुम उसको क्यों नहीं लेते हो? एक जन्नत वो है जहां घोड़े से उतर के जहांगीर ने कहा था कि दुनिया में कहीं जन्नत है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। उसको लो, उसको चलाओ। हम तो दिल्ली चले जाएंगे, तुम्हारी है, उसको ठीक से चलाओ। और फिर अच्छे मुसलमान के तौर पे जब मरोगे तो दूसरे वाली भी मिलेगी। कोई जवाब नहीं था उनके पास। और नतीजा ये हुआ था कि किलिंग भी बहुत कम हो गई थी, हमले भी बहुत कम हो गए थे। हथगोले वगैरह फेंकना कभी महीने में 1 आध जगह कोई लड़के ने फेंक दिया पैसे लेके, वो अलग चीज है, लेकिन काफी चीजें नॉर्मल हो गई थी। मैं फिर बहक गया। फिर ये जो कश्मीर है ना, ये ऐसा ही है जैसे शराबी रात को पी लेता है तो सुबह तक खुमार रहता है उसको। तो मैं 2 महीने मुझे आए हो गए, लेकिन मेरी कोई तकरीर नहीं होती जिसमें 50% को ये ना खा जाता हो। तो मैं अब इसका चैप्टर बंद करता हूं। अब मैं अपने सवालों पे आना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी कौम की तरक्की ना रुपए से होती है, ना पैसे से होती है, ना 4 छल्लों की गाड़ियों से होती है जो दहेज में मांगते हो और देते हो, और ना बुढ़े का 40 गांव का खाना करने से होती है। उसकी तरक्की एजुकेशन से होती है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं गया था अभी परसों महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में, 11 मेडल थे, 10 लड़कियों पे थे, 1 लड़के पे थे। गोवा यूनिवर्सिटी में गए थे उपराष्ट्रपति जी, वहां 22 मेडल थे, 2 लड़कों पे थे गोल्ड मेडल, 20 लड़कियों पे थे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी बच्चियां, जिनको हम पैदा भी नहीं होने देना चाहते थे, उनको जब मौका मिल जाता है तो वो बहुत आगे जाती हैं। तो एक तो इनको मरवाओ मत, पैदा होने दो, और फिर इनको तालीम दो। चूंकि एक पुरुष की तालीम एक पुरुष की तालीम है और एक लड़की की तालीम एक परिवार की तालीम है, और ये आगे बढ़ेंगे। लड़कों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे, कॉलेज में जब भी जाता हूं, यूनिवर्सिटी में, कहता हूं भाई संभल जाओ। अब तो कुश्ती का भी मेडल लड़कियां ला रही हैं, मुक्केबाजी का भी मेडल यही ला रही हैं, टेनिस का भी मेडल यही ला रही हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो रोटी बनानी नहीं आती। लिहाजा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी बंद करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। ये दुनिया इतनी तेजी से, रणजीत सिंह ने ठीक कहा कि जितनी तरक्की पिछले 50 साल में हुई, उतने पिछली 5 साल में होगी। दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ेंगे वो जिनके पास एजुकेशन होगी। एजुकेशन का जो एम्पावरमेंट है वो किसी चीज का नहीं है। एक मिसाल देके अपनी बात को नजदीक करूंगा। अमेरिका की एक वो थी, अमेरिका की विदेश मंत्री थी कोंडालीजा राइस, दुबली पतली अफ्रीकन मूल की, देखने में साधारण से भी कम, लेकिन अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर बनी अपनी तालीम के बल पे, अपनी पढ़ाई और अपनी काबिलियत के बल पे। चूंकि अमेरिका में कोई बिरादरी की वजह से नहीं बनता है या कोई सिफारिश से नहीं बनता है, तो वो बहुत काबिल थी। तो ये जो गद्दाफी था लीबिया का तानाशाह, ये जब हटाया गया तो विद्रोहियों ने इसके दफ्तर को लूटा। उस दफ्तर में एक डायरी मिली जिसमें गद्दाफी ने लिखा था कि मुझे सबसे ज्यादा आनंद जब आता है जब ये लिटिल कोंडी, यानी छोटी सी कोंडालीजा राइस, अरब शेखों को धमकाती है। वो अरब शेखों को अमेरिका की ताकत पे धमकाती थी, और अमेरिका की ताकत उसे उसकी तालीम की वजह से मिली हुई थी। एजुकेशन का एम्पावरमेंट ये है। पढ़ लिख के हमारे लोग बहुत आगे तक गए हैं और बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा रुझान जो है वो दूसरे तरह के कामों में हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तो ये दहेज छोड़ दो। ये जो 4 छल्ले की गाड़ी मांगते हो, ये बड़ी
बेशर्मी की चीज है। बुढ़ा कोई अमर नहीं हो जाएगा, सूरजमल नहीं बन जाएगा 40 गांव के लोगों को खाना देकर, इसको छोड़ दो। और पैसा आते ही कोई शानदार बैठक ठोकना छोड़ दो, बच्चों को बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में, विदेश में, देश में, सब जगह भेजो। आज देश में शिक्षा की ये स्थिति है। देखिए, दुनिया में उन्होंने राज किया है, उन्होंने तरक्की की है जिन्होंने शिक्षा को तवज्जो दी है। मैं इंग्लैंड की मिसाल सब जगह देता हूं। जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था, ब्रिटेन का बजट पेश हो रहा था, प्रधानमंत्री ने सब मदों में कटौती की, लेकिन शिक्षा की मद में एक पैसा कम नहीं किया। सारा विपक्ष खड़ा हो गया, उसने कहा कि शिक्षा में पैसा कम क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टूटे हुए पुल दोबारा बन जाएंगे, मकान दोबारा तामीर हो जाएंगे, कारखाने फिर खड़े कर लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी खराब हो गई तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी, लिहाजा एक पैसा कम नहीं करूंगा। तो जिन कौमों ने शिक्षा के बारे में ये दृष्टि रखी है, वही कौमें आगे बढ़ी। तो हमारे, तो मैं देखता हूं, स्वामी जी जानते होंगे, हमारे इलाकों में तो सारी संस्थाएं, उदयभान जी को पता है, जिनमें हम पढ़े, हमारे पिताजी पढ़े, वो सारे हमारे बुजुर्गों ने 2-2 पैसे इकट्ठा करके बनाए थे। सरकार तो कुछ उस वक्त करती नहीं थी। तो अब फिर कह रहा हूं कि कुछ पैसा अपने जो शौक हैं, इसका पैसा निकाल के अपनी शिक्षण संस्थाओं में लगाओ। और देश का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज इतने बड़े देश के पास 10 या 12 नोबेल प्राइज हैं, जिनमें से 5-6 उनके हैं जो विदेश चले गए थे। एक मदर टेरेसा का है, हमारे तो 5 या 6 नोबेल प्राइज हैं। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी को 100 से ज्यादा नोबेल प्राइज है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी को 80, 90, 100, 110 नोबेल प्राइज हैं। चूंकि वहां एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन के ऊपर खर्चा होता है और एजुकेशन को लोग तवज्जो देते हैं। रूस, जो वहां के बड़े धनी लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक अपनी 90% से ज्यादा आमदनी की अपनी चैरिटी करता है। वहां के जो म्यूजिशियन हैं, लॉर्ड गिल्डोफ और लेवी, वो दोनों न सिर्फ अपनी पैसे की चैरिटी करते हैं, बल्कि हेड ऑफ द स्टेट से जा के पैसा मांगते हैं और शिक्षा पे खर्चा करते हैं। और हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा सेठ है, वो तो अपनी लड़की की सगाई में 300 करोड़ रुपया चेक से और 1000 करोड़ बिना चेक के खर्चा करता है, एक दिन का लड़की की सगाई का। और जब उससे पूछा जाता है तो कहता मैं तो चैरिटी वैरिटी करता नहीं हूं। 14 तल्ले का मकान है उसका बंबई में। एक तल्ले पे उसके कुत्ते रहते हैं, एक पे उसके नौकर रहते हैं, एक पे उसकी गाड़ियां रहती हैं। अब इतना बड़ा अपराध, और मैं ये कहता हूं कि इनको कभी सम्मान की निगाह से मत देखना, ये सड़े हुए आलू की बोरी है। ये इंसान भी नहीं है, ये सड़े हुए आलू की बोरी जैसे हैं, चूंकि ये समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो मैं अपने समाज के जो बड़े लोग हैं, अपने समाज के जो भामाशाह हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा शिक्षा के लिए जरूर दें, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। जो कुरीतियां हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, उनको कम करो। बहुत तेजी से बढ़ रही है बहुत सारी, बहुत तरह की चीजें, उनको कम करके आगे बढ़ो। और कौमें वही तरक्की करती हैं, आखिर में कहना चाहता हूं, जो अपने पुरखों को याद रखती हैं। हमारा जो इतिहास है, ये जाट, जो ये तीनों चारों दोस्त हैं मेरे, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छी फिल्म बना रखी थी। लेकिन आपका समाज महाराजा सूरजमल और तेजा जी पे आके रुक नहीं गया है। ऐसा करो कि हर पीढ़ी में से इस तरह के लोग निकलें। महाराजा, और थोड़ी तवज्जो रणजीत सिंह जी पे भी दो, ज्ञान बताओ लोगों से। मैंने रणजीत सिंह जी पे जितनी किताबें उपलब्ध हैं सब पढ़ी। इतना ताकतवर राजा था, जबकि 7% सिख थे पंजाब में सिर्फ, कि अंग्रेज को ये संधि करनी पड़ी कि सतलुज से परे हम नहीं जाएंगे, सतलुज से इधर तुम नहीं आओगे। एक बार ये जितने जींद और पटियाला हैं, ये अंग्रेजों की वो थे, प्रोटीज थे, अंग्रेज इनको सपोर्ट करते थे। तो एक बार पटियाला की रानी का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया।
रणजीत सिंह की रिश्तेदार थी, उसने चिट्ठी लिख दी कि आके हमारा फैसला करा दो। रणजीत सिंह जी फौज लेके पटियाला आ गए। पटियाला नरेश ने डलहौजी को लिखा कि साहब ये तो संधि का उल्लंघन है, ये तो सतलुज से इधर आ गया है, इसको तो हमला माना जाना चाहिए। डलहौजी ने लंदन में पूछा कि क्या करूं। लंदन ने डलहौजी को कहा कि छेड़ मत, 8-10 दिन में चला जाएगा, वरना छेड़ने में पूरा राज भी जा सकता है। इतनी उसकी ताकत थी, इतनी उसकी दहशत थी। तो आपके राजे रजवाड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी को तो मैं, छोटू राम जी को देखने का मुझे अवसर नहीं हुआ, लेकिन वो ये सेटल कर गए, ये मुद्दा खड़ा कर गए कि फसल का दाम छोटू राम तय करेगा, वायसराय नहीं करेगा। वो आज तक बात चली हुई। चौधरी चरण सिंह जी को तो मैंने देखा है, मैंने देवता नहीं देखे, लेकिन देवता और आदमी के बीच में कोई चीज होती है तो वो मैंने उनमें देखा। मैं उनके बहुत नजदीक रहा हूं। एक दिन मिलने के लिए गया तो स्वामी जी वो बोले, वो जो बैठे रहते थे डेस्क पे, बनियान में थे, वो जो यहां तक का था होता था, उसमें एक जेब होती थी। बोले भाई तेरी माता जी बहुत कंजूस है। मैं कहा क्या हो गया चौधरी साहब? कहले देखो मेरा फटा हुआ कुर्ता था, उसका बनियान बना दिया और पहने हुए थे उसको। तो इतने सीधे और अच्छे आदमी थे, लेकिन एक बात उन्होंने हमें सिखाई जिसको मैं आज तक मानता हूं कि अपने वर्ग के सवालों पे कभी समझौता मत करो, उस पे बराबर लड़ते रहो। वो जवाहरलाल जी से शुरू किया उन्होंने और मुरारजी तक अपने वर्गों के लिए लड़ते रहे। नुकसान भी उठाया, फायदा भी मिला, लेकिन वो ऐसा काम करके चले गए कि उनसे बहुत चीजें सीखने की। उन्हीं ने कहा कि दिल्ली का रास्ता खेत से होके जाता है। अब तो हम इन चीजों को देखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है। तो ये जो हमारे नेता हैं, कुंभाराम जी थे, नाथूराम जी थे, गंगाराम जी थे, नई पीढ़ी को ध्यान भी नहीं है। अरे तुम्हारे पुरखों को तो खेत नाम नहीं थे, तुम्हारे तो सामंत सामान उठा के ले जाते थे, तुम्हारे ऊंट खोल के ले जाते थे। इन्होंने तीनों ने, आप एक हैरत करोगे, दिल्ली में सरकार बन रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कैंडिडेट को कहा गया कि तुम स्पीकर हो जाओ। उसने कहा मैं तो स्पीकर नहीं बनूंगा, क्योंकि स्पीकर में तो माल नहीं है, मुझे तो मंत्री बनना है। लेकिन इन तीनों ने अपनी मर्जी से रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लिया और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लेके तहसीलदारों को कह दिया कि खेत पे चले जाओ, जो खेत पे हल लिए खड़ा उसके नाम जमीन लिख दो। और इन्होंने सारे मारवाड़ और शेखावाटी के किसानों के नाम जमीनें करा दी और उनको अन्याय से बाहर किया। तो एक तो इनको भूलो मत, धीरे धीरे भूल रहे हो, मैं ही करता हूं ज्यादा जिक्र। छोटू राम जी को भूल रहे हो, मैं बहुत सभाओं पूछता हूं, बताना भाई, बहुत थोड़े हाथ उठते हैं। अरे ऐसा शानदार आदमी कि जिसने जिन्ना को कह दिया हो कि 24 घंटे में लाहौर छोड़ दो, नहीं जेल भेज दूंगा, और तुम्हें वो भी याद नहीं। तो इनके बारे में पढ़ो, सीखो और इनसे ये सबक लो कि ये है हमारी एक, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी लड़ाई क्या, हमारे समाज की लड़ाई क्या है। एक तो धरती भी खिलाफ है आपके, बाकी कौमें तो हैं ही हैं। जहां चले जाओगे 10 आदमी तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हुए मिलेंगे, लेकिन जब अपनी एकता में रहोगे तो कोई कुछ नहीं। हम यही हम में है कि हम अपनी एकता में नहीं रहते। ये हीर रांझा किसने लिखी है भाई साहब? हीर रांझा जो लिखी थी उसका मैं नाम भूल जाता हूं। वारिस शाह ने, वारिस शाह ने आपके, मैं आपकी सिर्फ खुशामद करने नहीं आ रहा, वारिस शाह ने आपके 17 अवगुण गिनाए। उन 17 अवगुण में एक तो यह है कि तुम कभी भी अपने भाई के साथ भी न्याय नहीं कर सकते। दूसरा यह है कि दूसरे की जूती में बैठोगे, अपने का अपमान करोगे, कभी इकट्ठा नहीं रह सकते। और इसको देख लो आप रोजमर्रा में, अपने भाई की जलन में रहोगे, आपसदारी नहीं दिखाओगे। ये हमारा कैरेक्टर हो गया, इससे बाहर निकलो, इकट्ठा रहो, अपने लोगों की मदद करो। अफसर कोई बन जाता है तो वो गुप्ता जी की मदद करेगा, लेकिन किसी डागर की, किसी उसकी मदद नहीं करेगा। तो इससे बाहर निकलो।
साउथ इंडिया की एक कहावत है कि जब साउथ इंडियन दिल्ली आता है तो पहला टेलीग्राम अपने घर करता है रीच्ड सेफली, अगले दिन करता है मेट बाला सुब्रमण्यम एंड गॉट ए जॉब, और तीसरे दिन करता है सेंड कल्याण सुंदरम। इस वजह से सारी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में साउथ इंडियन भरा हुआ है। आप वाला नहीं करता इस काम को, वो कोई मदद नहीं करता अपने आदमी की। तो मदद करनी सीखो। एक पुरखों ने की थी, कभी बलदेव जी ने की, मिर्धा जी ने की, अब तो दूसरी दुनिया हो गई है। अब अपने को जाट बताते हुए शर्म आती है। बच्चों के ऐसे नाम रखने लगे ताकि पता न चल जाए कि जाट। तो एकता रखो, आपस में मिलना जुलना करो, एक दूसरे की मदद करो, और सब गोवा आ जाओ, राजभवन में ठहरो। ये मेरा आखिर में न्योता है। चूंकि मुझे कुछ पता नहीं है किस दिन तबादला हो जाए। 4 हो चुके हैं, और जब तक मैं हूं तब तक कोई आप में से बचना नहीं चाहिए जो वहां आया नहीं। ये मैं वादा करता हूं। बता के आओगे तो उन कमरों में ठहराऊंगा जिनमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ठहरते हैं। मैं मैं एक कोने में 2 कमरे ले रखे, मैं तो उनमें रहता हूं। ऊपर चुके वो जो आलीशान जगह है उनमें नहीं रह रहा हूं। जी जी। तो आप आइए, मैं आपको न्योता देता हूं। और आखिर में फिर मेरे पास कोई उपदेश नहीं है, बस इतना ही अपने तजुर्बे से कहना चाहता हूं कि मिलके रहोगे, आपसदारी में रहोगे तो दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राजस्थान में देखता हूं 50-70 साल में आज तक मुख्यमंत्री हमारा नहीं बना। क्यों नहीं बना? इनमें एक ही नहीं है। हमारे नेताओं एक दूसरे की टांग काट लेते हैं। यही हमारा यूपी में हाल है, हरियाणा का तो आप पूछो ही मत। तो ये इसको छोड़ के आपसदारी और एकता। हरियाणा के चौधरी लोगों को मैं एक बात की मुबारकबाद दूंगा, बीजेपी वाले मेरे से नाराज हो जाएंगे, कि उन्होंने कम से कम एक बार ठोक के दिखा दिया कि हम हैं। तो चुनाव में इकट्ठा रह के और ठोक के दिखाओ जो आपकी इज्जत ना करता, वो चाहे जो पार्टी हो, चाहे जो नेता हो। आप अपने अस्तित्व को मनवाओ और ये बता दो कि हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।